हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। ठीक है। और दोस्तों, मैंने और हमारी टीम ने जो क्वेश्चन अभी हमने कलेक्ट किया है, ये आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? तो अगर हमारा ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और हाँ दोस्तों, घंटा बजाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर किस पर आवेश के बराबर होता है, मतलब किस पर आवेश के बराबर होता है? तो दोस्तों, उसका जो सही जवाब है वो क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है। क्या है दोस्तों? यानी कि प्रोटॉन पर जो आवेश है वो पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन और जेनॉन में से कौन से अक्रिय गैस का अणुभार सबसे अधिक है? तो दोस्तों, आपको सबसे कम जो अनुभार है, सबसे कम सबसे अधिक जो अनुभार है होता है वो किसका होता है? तो ये जेनॉन का होता है, XE, जिसका कि आपको जिससे हम लोग डिनोट करते हैं XE से जेनॉन को। ठीक है। तो XE का जो होता है जेनॉन का, उसका अनुभार सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। ठीक है। किसका निर्माण होता है? धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, सुमेलित है सूची 1 में इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किया वो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ठीक है। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु कौन से हैं? तो दोस्तों, विद्युत के कुचालक होते हैं सबसे पहले। सामान्यतः जो सहसंयोजी आबंध वाले अणु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, और के अंतराअणुक बल कमजोर होता है। ठीक है। यानी कि इसका आंसर ये हो गया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की जो त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी होती है। ठीक है। कितनी होती है? 10⁵ गुना छोटी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, वो आपको परमाणु भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु डैश अष्टक प्राप्त कर सकता है, मतलब कितने अष्टक प्राप्त कर सकता है? अ, तो इसका जो आपको जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो है वो अष्टक प्राप्त कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो है वो अष्टक प्राप्त कर सकता है। ठीक है। यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बना सकते हैं? तो दोस्तों, संतृप्त कार्बन यौगिक जो हैं वो सीधी श्रृंखला और एवं शाखित श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है। सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित डैश के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, वो किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो सदैव किसके एक निश्चित किस चीज़ के अनुपात में विद्यमान होते हैं? तो द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है।
अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। तो उनके अनुसार जो कथन सही है वो है, सभी जो द्रव होते हैं छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, जितने भी द्रव होते हैं वो छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें डैश होती हैं। तो दोस्तों समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं, उनमें क्या होती है, तो उनमें समान द्रव्यमान संख्या लेकिन असमान परमाणु संख्या होती है। यानी कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन असमान परमाणु संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, कह रहा है, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है। अगला प्रश्न है, हीरा, ग्रेफाइट, सीसी तथा मीथेन में से कौन सा कार्बन का अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों मीथेन जो है वो कार्बन का अनुरूप नहीं है। ठीक है, इनमें से मीथेन जो है वो कार्बन का अनुरूप नहीं है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिल्वर, कॉपर, आयरन तथा क्रोमियम में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों सिल्वर की जो परमाणु संख्या है वो ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक में सदैव क्या होती है। तो दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक में क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और ऑक्सीजन में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों इनमें से लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या वो क्या है, सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी ज्ञात तत्वों में से सबसे कम संख्या किसकी है। तो दोस्तों सभी ज्ञात तत्वों में जो सबसे कम संख्या है वो उपधातुओं की है। किसकी है, तो उपधातुओं की। चलिए अगला प्रश्न है, अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें आपको गामा विकिरण की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान होता है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से आपको विचलित हो सकते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से ही विचलित हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है। ठीक है, तो कोबाल्ट का दोस्तों रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या है, तो CO है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आर्गन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो दोस्तों इनमें से सबसे जो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसकी है, तो आर्गन की है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो
न्यूक्लियॉन नहीं है, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कार्बन के एक मोल परमाणुओं का भार कितना होता है? तो दोस्तों कार्बन के एक मोल परमाणुओं का जो भार है वो 12 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है दोस्तों? 12 ग्राम होता है। चलिए उसके बाद pH 5, pH 6, pH 8 और pH 9 में से कौन से विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है? तो दोस्तों pH 5 में, ठीक है, pH 5 में H+ के आयन की जो सांद्रता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, जिनॉन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बद्धुता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बद्धुता है वो सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है, परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो दोस्तों यदि आपको परमाणु संख्या 10 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो प्रोटॉन उसमें आपको हो जाएगा कितना, यानी ये प्रोटॉन हो जाएगा आपको 10 और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको 13, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो परमाणु संख्या जो होती है वो हमेशा प्रोटॉनों के संख्या की बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होता है? तो दोस्तों एक न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? तो दोस्तों मैग्नीशियम की संयोजकता जो है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? मतलब एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? तो दोस्तों एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है दोस्तों, CnH2n, ठीक है। चलिए किसने एक परमाणु की संरचना की खोज की? तो दोस्तों ये की थी आपको रदरफोर्ड ने, यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उनका पूरा नाम है रदरफोर्ड का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है परमाणुओं के उप परमाणु कण कौन है? तो दोस्तों परमाणुओं के उप परमाणु कौन है? तो वाजिब बात है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार कितना होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण प्रभार होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। मतलब कौन सा एक चमकदार अधातु है? ठीक है, तो दोस्तों आयोडीन जो है वो एक चमकदार अधातु है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन क्या है? तो दोस्तों क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन जो है इनमें आपको प्रोटॉन की समान संख्या रखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बिल्कुल की बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रोटॉन कितने मतलब एक प्रोटॉन डैश तद्रूप होता है? तो दोस्तों एक प्रोटॉन एक बीटा कण तद्रूप होता है, ठीक है, एक बीटा कण के तद्रूप होता है। अगला है एक अल्फा कण कितना होता है? तो एक अल्फा कण जो है वो एक हीलियम नाभिक होता है, ठीक है। क्या होता है? तो एक अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है। अगला प्रश्न
वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो दोस्तों ऊष्मा का उत्सर्जन जो है ऊष्मा का उत्सर्जन जो है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता कहते हैं उसे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, घोल का pH 7 है तो वह क्या है? तो अगर किसी भी घोल का जो pH 7 अगर है तो वो क्या होता है? तो वो उदासीन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस प्रयोग ने नाभिक की खोज को जन्म दिया उसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो वो दोस्तों उसका परीक्षण जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो दोस्तों आइसोटोप के सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं। आइसोटोप के सदस्यों में समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा एक तथ्य अल्फा कणों के बारे में सही है? तो दोस्तों धनावेशित जो कण है वो अल्फा कणों के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है, इलेक्ट्रॉनों को खोने वाली पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को खोने वाली जो पदार्थ होती है उसे अपाचयक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपाचयक कारक कहते हैं। ठीक है। अगला है, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों टिन को हम लोग डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में SN से। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? तो SN से। चलिए अगला है, एक अवधि में तत्व कितने के समान होती है? तो एक अवधि में तत्व जो है वो कक्षों की संख्या के समान होती है। किसके समान होती है? तो जितने भी कक्षों में की संख्या है उसके समान होती है। चलिए अगला है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज किनके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो खोज है वो जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लिथियम तथा सोडियम तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो परमाणु आकार है वो आपको मैग्नीशियम का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत धन परमाणु किसका गठन करते हैं? तो दोस्तों विद्युत धन परमाणु जो है वो धनात्मक आयन का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? धनात्मक आयन का। अगला प्रश्न है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध किसके द्वारा बनता है? तो दोस्तों दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉन जोड़ों के द्वारा बनता है। ठीक है। किनके द्वारा बनता है? साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉन जोड़े से बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गलने की प्रक्रिया को संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं? तो दोस्तों ऋणायन जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्राप्ति के द्वारा बनते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, आयोडीन तथा क्लोरीन में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? तो दोस्तों इनमें से ड्यूटेरियम में जो है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसमें आपको न्यूट्रॉन जो है वो आपको न्यूट्रॉन का जो मूल कण है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या नहीं होता है। तो दोस्तों एक तत्व के समस्थानिकों में समान भौतिक गुण नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा किसका एक उदाहरण है। तो मृदा दोस्तों विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। किसका, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु क्या होता है। तो एक परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले वो होता है। ठीक है, ये होता है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। तो एक तत्व में अणु में मौजूद परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों उनको तत्व का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, तत्व का नाम दिया गया है। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला है, नियॉन, आर्गन, हीलियम और ऑक्सीजन में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो दोस्तों इनमें से ऑक्सीजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, नियॉन, आर्गन, हीलियम, जीनॉन में से कौन सा सूर्य की क्रोमोस्फीयर में पहले खोजा गया था। तो दोस्तों हीलियम जो है वो सूर्य की क्रोमोस्फीयर में पहले खोजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो वो दोस्तों आपको रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, उसके बाद संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को और क्या भी कहते हैं। तो दोस्तों इसे आपको एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करती है। तो किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन अणु का रंग क्या होता है। तो ओजोन अणु का रंग नीला होता है। क्या होता है दोस्तों, नीला होता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 का आवेश होता है। ठीक है, ये आपको इसका सही जवाब है। अगला है कौन सी बात सत्य है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु ट्रिशियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं तथा ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है। ये आपको सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला है, सोडियम, बोरोन, बेरिलियम तथा नाइट्रोजन में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों फ्लोरीन की तुलना में जो अधिक है वो सोडियम जो है, सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उसके बाद है न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है। अगला है मैंगनीज, कोबाल्ट, कैल्शियम तथा क्रोमियम में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या है वो आयरन की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आयरन, क्रोमियम, जिंक तथा मैग्नीज में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों जिंक की जो परमाणु संख्या है वो कॉपर की तुलना में अधिक है। ठीक है। अगला है प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एक समान होता है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आयरन, क्रोमियम, जिंक तथा मैंगनीज में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों जिंक की जो परमाणु संख्या है वो कॉपर की तुलना में अधिक है। अगला है प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। अगला प्रश्न है नियॉन, फ्लोरीन, सोडियम तथा एल्युमिनियम में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है वो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन तथा बोरोन में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है वो नियॉन की तुलना में अधिक होती है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है परमाणु बंध क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों परमाणु जो है वो बंध इसलिए बनाते हैं ताकि स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अगला प्रश्न है N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं। तो दोस्तों N2 में 2 एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं। अगला है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन और हीलियम में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑक्सीजन जो है यानी कि O2 ये आपको डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें वांडर वाल्स बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है। वांडर वाल्स बंध। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड और है आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है। तो दोस्तों इनमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कौन सा एक ऋण आयन होगा। तो दोस्तों यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आपको एक ऋण आयन होगा। यदि
किसी में प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ऋण आयन होगा। अगला है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है? तो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है, ठीक है। अगला है, क्लोरीन, आर्गन, सल्फर तथा स्कैंडियम में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? तो स्कैंडियम की जो परमाणु संख्या है वो कैल्शियम की तुलना में अधिक है। अगला है, डैश एक ध्रुवीय संयोजी बंध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा PCl, ठीक है, PCl। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम फ्लोराइड पे कुल आवेश 0 होता है। अगला है, जब एक S और एक P कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होता है? तो दोस्तों हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तो हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। अगला है, कतर किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है? तो दोस्तों कतर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक होता है, ठीक, उत्सर्जक है, ठीक है। अगला है, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है? तो दोस्तों सल्फर और क्लोरीन में ध्रुवीय महासंयोजक का बंध हो सकता है, ठीक है। अगला है, सहसंयोजी आबंध को और क्या भी कहा जाता है? तो दोस्तों सहसंयोजी आबंध को आणविक बंध भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आणविक बंध। तो चलिए दोस्तों हमारा ये सवाल अब ख़त्म हो गया। और अगर हमारा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हाँ दोस्तों घंटा बजाना ना भूलें। बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों। अरे इस पे दबाने बचाने